हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी हाई डिमांड के कारण आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। एमएपीसी का जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनके जो सिलेबस है उसमें 7 सब जो है मॉड्यूल्स होते हैं। और हमने आप देखा होगा, हमने प्लेलिस्ट में सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है हर मॉड्यूल की। MPC 001, 002, 003, 004, 005, 006। सिमिलरली हमने 007 जो कि प्रैक्टिकम इन साइकोलॉजी है, हमने उसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर की है। अब सेकेंड ईयर पे हम आते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो काउंसलिंग के हैं, चाहे वो क्लिनिकल वाले हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वाले हैं, उन सबको यानी चाहे कोई MPC 00 MPC जो सेकेंड ईयर में है, चाहे वो काउंसलिंग का है, चाहे वो क्लिनिकल वाला है, या वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता। 3 पेपर तो वो कर लेते हैं, 21, 22 एंड 23। जहाँ पे बात आती है 25 की या 35 की या 15 की, उनको क्या होता है, एक सब लिखना पड़ता है कि हैंड जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में आपको उनको लगता है कि हम कैसे जो है केस स्टडीज़। इवन मैं अगर अपने फैमिली की बात करूँ, अपनी खुद की भी बात करूँ, दो आई एम ए मेन मैं फैकल्टी हूँ, मैं जो है क्लासेस लेती हूँ, मैं खुद केस स्टडीज़ के ऊपर काम करती हूँ, काफ़ी वाइड मेरा एक्सपीरियंस है। इवन देन जब मैं इग्नू पे आती हूँ तो इग्नू का जो मैंने फॉर्मेट देखा, जो वहाँ का तरीका देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे, और देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प आउट। लेकिन बिक रही है मार्केट में वो मुझे, मैं क्योंकि मैं अपना ओरिजिनल काम चाहती थी, तो मैंने इसके बारे में मैंने खुद ही अपने आप शुरुआत की और बहुत मुझे हेल्प भी मिली। मेरे को मेरे एकेडमिक काउंसलर ने भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि उन्होंने, ठीक है, दे आर ऑलवेज बिजी, बट व्हेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, व्हेन यू आर ऑन द राइट पाथ, दे ऑल्सो हेल्प यू, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग योर ओरिजिनल वर्क, सो दे ऑल्सो कोऑपरेट यू। तो आप देखेंगे कि मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट आप देखेंगे इसी में, हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, मैंने पूरी एक फ़ाइल शेयर की है आपको, डिटेल A to Z। इसके अलावा उस पर मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रेज़ की है उस फाइल की, कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है। कईयों ने मुझसे कहा कि हम आपने उसको जो हमारी हेल्प बहुत की है, लेकिन आप क्या ओरिजिनल फाइल को शेयर कर सकते हैं? तब मैंने कहा कि नहीं, ये प्लेजरिज्म है, हम इसको नहीं कर सकते। हम आपकी ऐसे हम हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे मैंने एक और वीडियो भी शेयर की कि प्रोसीजर की, पूरा प्रोसीजर जो आपका मॉड्यूल है, आपकी हैंडबुक है, उसके हिसाब से पूरा आपको वो हैंडबुक भी शेयर की है लास्ट में। इसके अलावा आपका पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे कैसे आपको कंसेंट लेटर, कैसे आपको रेफरेंस लेटर, कैसे आपको इग्नू में शुरुआत कैसे करनी है, हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एजेंसी, फ्रॉम वेयर यू वांट टू डू, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर इंटर्नशिप, कैसे आपको केसेस लेने हैं, कैसे आपको इग्नू में जाके रेफरेंस लेटर साइन कराना है, कैसे आपको एजेंसी सुपरवाइज़र, इवन हाउ यू अटेन द मार्क्स फ्रॉम एजेंसी सुपरवाइज़र, एंड हाउ यू कंप्लीट योर 240 आवर्स। ये सब मैंने आपको होल प्रोसीजर जो है, फुल प्रोसीजर की जो वीडियो बनाई है, इसी प्लेलिस्ट में मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह से मैंने फिर अब एक सिंगल ये इसलिए वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको देखेंगे हैंडबुक पहले मैंने आपके साथ वो शेयर की है, फिर अब वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कैसे हमने आपकी मॉड्यूल के हिसाब से हमने केस स्टडी लिखी है, जैसे इग्नू का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से, कि हम कैसे केस स्टडीज़ को लिख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने इस चैनल को, फ्री चैनल है ये, हम आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जितना हो सकता है हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। इसमें UGC का सिलेबस भी जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, हम 11-12 के IB बोर्ड की भी, और इसके अलावा हम CBSE की भी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम सब शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि चैनल में हम जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो कवर द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल थ्रू दिस चैनल। तो इसको स्टार्ट करते, सबसे पहले हम आपसे इग्नू की ही बात करते हैं। इग्नू के हिसाब से हैंडबुक ऑफ ये इंटर्नशिप है जो आपको मिलती है, चाहे वो 15 हो, आपका क्लिनिकल हो, चाहे 25 हो, चाहे आपका 35 हो। अब हम इसको देखिए, आपकी ही हैप्स को ई ज्ञान कोर्स से या इग्नू की
साइट से भी आप इसको सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल वाली वीडियो में भी किसी स्टूडेंट ने मुझसे वहाँ पे कमेंट में लिखा था कि दे आर अनएबल टू डाउनलोड, तो मैंने वहाँ पे डाउनलोड का लिंक भी भेजा है। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे टाइटल में देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ एकेडमिक काउंसलर, रोल ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर, criteria for selection of agency, guidelines for learners, evaluation, conduction of term and examination, points to remember। ये सारा मैंने आपके साथ फुल जो प्रोसीजर आपके साथ इसी प्लेलिस्ट के अंदर शेयर किया है। आप इसको देखिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कैसे आपका इवेल्यूशन क्राइटेरिया रहता है, क्या आपका एकेडमिक काउंसलर का क्या रोल रहता है, एजेंसी सुपरवाइजर का रोल क्या रहता है, कैसे आप एजेंसी को चूज़ करते हो, सेलेक्ट करते हो, कैसे आपका इवेल्यूशन होता है, कैसे आपका फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, उस टाइप से कैसे मैंने आपको ये सारा आपके साथ शेयर किया। डिक्लेरेशन के ऊपर भी, फॉर्मेट पे भी किया, कंसर्न लेटर पे भी किया है, रिकॉर्ड ऑफ विजिट आप कैसे रखते हैं, 240 आवर्स को आप कैसे कंप्लीट करते हैं, इवेल्यूशन स्कीम भी मैंने आपके साथ फुल प्रोसीजर की वीडियो में शेयर की है, जो कि 30 मार्क्स होते हैं एजेंसी सुपरवाइज़र के और 30 मार्क्स आपको देंगे एकेडमिक काउंसलर। एजेंसी सुपरवाइज़र के पास जब आप 240 आवर्स कंप्लीट कर लेते हो, केस स्टडीज़ पे काम कर लेते हो, तो आपको वहाँ पे एक फॉर्मेट इसी में दिया हुआ है, नहीं तो आप सर्च भी करेंगे तब भी मिल जाएगा, उसकी आप कॉपी का प्रिंट आउट लेके जाएंगे, वो आपको 30 मार्क्स आपको पहले ही 30 में से दे देंगे। मेरे केस में मुझे तो है 29 मार्क्स मिले तो आउट ऑफ 30 इन द केस यहाँ पे एजेंसी सुपरवाइज़र। आफ्टर देन मैंने अपने एकेडमिक काउंसलर को वो भेजा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हार्ड कॉपी का प्रिंट लेके उसको या डायरेक्ट जो है सॉफ्ट कॉपी में आपको उनको मार्क्स वाली भेज दूँ, इवैल्यूएशन वाली जो उनकी इसी मॉड्यूल में ही है, इसी मैनुअल में ही है। तो मैंने उनका वो शेयर किया, तो उन्होंने मेरे को उसमें भी मार्क्स दे दिए। तो इस टाइप से आप देखेंगे मेरे को 60 में से जो है 58 मार्क्स मेरे को उसमें ऑलरेडी मिल गए। उसके बाद बचा 40 मार्क्स का क्या होता है, हमारा वाइवा होता है। वाइवा जो है उसमें भी मुझे जो है 38 मार्क्स मिले। तो आप इस टाइप से देखेंगे कि मैंने मोर देन 95% मार्क्स जो है मुझे इंटर्नशिप में मिले। फिर उसके बाद आपको ऐसा, क्योंकि एक इंटर्नशिप और एक प्रोजेक्ट ये दो ही ऐसे हैं, प्रोजेक्ट की भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई सेपरेट प्लेलिस्ट में, इनमें आपको ये दो ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये देखिए इसमें फ्लो चार्ट भी दे रखा है आपको, आप देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप की हैंडबुक पढ़ना, फिर कैसे सब्जेक्ट एरिया क्लिनिकल का है कि काउंसलिंग का है, किस में, या इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में पहले आपको वो इंडस्ट्रियल जो भी आपका एरिया उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर एजेंसी को आपको सेलेक्ट करना है, फिर रेफरेंस लेटर लेके आपको जो है एजेंसी वहाँ पे साइन करवा के वहाँ देना आपको एजेंसी में, एजेंसी से कंसेंट लेटर लेके आपको जो है जो कंसर्न लेटर होगा आपका एजेंसी का सुपरवाइज़र देगा, वहाँ से लेकर आपको अपने वहाँ पे अपनी इंटर्नशिप की रिपोर्ट में भी लगाना है, अपने वहाँ पे भी उसकी कॉपी देनी है, कहाँ पे आपके जो रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर है। फिर आपको इंटर्नशिप आप यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। कीप इन टच विद योर एकेडमिक काउंसलर, क्योंकि जब आप केस स्टडी शुरू करते हैं पहले एजेंसी के आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी आपको अपने एकेडमिक काउंसलर से पूछना होता है कि आप क्या हम इनके अंडर कर सकते हैं। व्हेन ही और शी गिव्स यू परमिशन ओनली देन यू कैन स्टार्ट योर इंटर्नशिप। तो इसलिए कीप इन टच विद योर एकेडमिक काउंसलर एज वेल। फिर प्रिपेयर फॉर्मेट बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, जो आपकी हैंडबुक है ये, उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है आपने उस फॉर्मेट को है प्रिपेयर करना है। एंश्योर मार्क्स फ्रॉम एकेडमिक काउंसलर एंड एजेंसी सुपरवाइजर आर एनक्लोज। अब जो है जो आपने मार्क्स मिले, जैसे मैंने आपको बताया मुझे 30 एजेंसी सुपरवाइजर के मार्क्स होते हैं, 30 जो है एकेडमिक काउंसलर के होते हैं। मैंने उनसे मार्क्स लेके अपनी रिपोर्ट में लगाए थे और एनक्लोज विद द रिपोर्ट, या आपको रिपोर्ट के साथ सबमिट करने होते इन सील्ड एनवलप, या मैंने तो उसी में अटैच कर दिया था अपना इंटर्नशिप की रिपोर्ट में। मेरा RC3 सेंटर था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, और व्हेन दे ओपन द लिंक ऑफ सबमिटिंग द इंटर्नशिप रिपोर्ट, इंटर्नशिप फाइल, तो मैंने वो भी उसमें अटैच करके कर दिया था। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आती है जैसे जैसे फ़ोटो कॉपी उन्होंने लिखा है, या आप ऑनलाइन का जो लिंक आएगा उसके हिसाब से आप उसको सबमिट करेंगे। फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, जब इस एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे तो आपको फ़ीस देकर, जो भी फ़ीस होती है इनकी
200 है या पर एग्जामिनेशन जो भी होती है, आप उसको ऑनलाइन उसको सबमिट करेंगे ताकि आपको फाइल भी सबमिट हो गई, आपने इंटर्नशिप की फ़ी भी पे कर दी। नाउ यू आर रेडी फॉर वाइवा एट योर रीजनल सेंटर। दिस इज ऑल द फुल प्रोसीजर। Now I will tell you about the how to write the case studies डिटेल। ये सारा आप उसी के हिसाब से है। रोल ऑफ जो मैंने अभी आपको बताया, एकेडमिक काउंसलर का रोल क्या है ना, एजेंसी सुपरवाइजर का रोल क्या है, आप कैसे सिलेक्शन करते हैं एजेंसी को, किन किन पे आप कहाँ कर सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजी की है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, कई आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आपको परमिशन देते हैं। और फिर प्राइवेट के जो क्लिनिक्स हैं आजकल जगह जगह खुले हुए हैं जिनका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसी तरह से जो NGOs हैं आप देखेंगे साउथ वेस्ट दिल्ली में बहुत NGOs हैं, वहाँ जाके बात कीजिए उनको, बल्कि मैन पावर की ज़रूरत भी होती है। व्हेन यू गो देयर दे अटेंड यू, सम NGOs आर वेरी गुड और दे अप्रिशिएट योर वर्क ऑल्सो। तो ये भी 3 साल कम से कम उनका स्टैब्लिश हुए भी हो चुकी हों। इस रंग से बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर, आई हैड डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम ए रिहेबिलिटेशन सेंटर, आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर। तो ऑटिज्म के केस हैं, डिप्रेशन के केस हैं, पोलियो के केस हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे केस मुझे वहाँ पे मिले। तो इस टाइप से कोई ये जिनको ये भी जो है जिनको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका हो। नाउ वी टॉक अबाउट द काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसमें भी वही गवर्नमेंट स्कूल जैसे हो गए, इसमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे को आजकल स्कूल्स के अंदर जो है काउंसलर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो हमें क्या होता है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं जिनके जो होते हैं स्कूल काउंसलर होते हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए इनके पास भी स्कूल काउंसलर होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, NGO हो गया, नाको हो गया, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ये NGO अगेन सेम, जिनका सेम क्राइटेरिया जो आप देख रहे हैं ऊपर हमने क्लिनिकल में किया है वही आपका काउंसलिंग में भी है। बस इसमें आपको स्कूल्स भी, आप प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, आप उनको भी ले सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में है टीचिंग, कहने का मतलब कि आप टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को भी इनके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर्स भी हैं आजकल, बहुत कॉमन है ये। कई आजकल फाउंडेशन, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं जहाँ पे सिर्फ वो काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिनको 2-3 साल क्या ज़्यादा, मैंने देखा कि हमारे एरिया में तो बल्कि कई लोगों ने अपने को क्लिनिक्स भी खोल रखे हैं जिनके काफ़ी पुराने हो गए हैं और जो काउंसलिंग करते भी हैं। तो यू कैन ऑल्सो टॉक विद दैम। बट जो भी आप करते हैं वहाँ पे आप पहले जब उनसे बात करते हैं, बेटर आप उनसे कंफर्म करने के बाद आप अपने एकेडमिक काउंसिल को इन्फॉर्म कीजिए कि आप ऐसे ऐसे इनके अंदर करना चाहते हैं। वो आपको जब राइटिंग में अप्रूवल देंगे तो योर मेल और जो भी जैसे भी आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो आप उसकी कॉपी भी लगाएंगे उसके साथ, ताकि आपको ये रहे कि आप जो सबमिट योर रिपोर्ट तो उसमें वो क्लियर होना चाहिए कि मैंने ऐसे ऐसे परमिशन भी ली थी फ्रॉम माई एकेडमिक काउंसलर। फिर क्या हो जाएगा, अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्फनेजेस है, ओल्ड एज होम है, आजकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, इस टाइप से हाफ वे होम्स हैं ये जो ऑलरेडी 3 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुके हों। अब इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इस पर भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नेशनल प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे होटल्स एंड अदर सर्विस इंडस्ट्रीज, आप इनमें भी जाके आप बात कर सकते हैं। ये हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की। अब सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो जो है मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ करके बताई है क्योंकि मैंने इसका होल प्रोसीजर जो है आपसे अर्लियर वीडियो में जो फुल प्रोसीजर के ऊपर है उसमें ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगी कि हमें इसको कैसे, हम केस स्टडीज़ को हम कैसे लिखेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को कि हम कैसे केस स्टडी, अब ये देखिएगा इसमें आपका देख रहे हैं कैसे हमने जो है वाइवा के बारे में इवैल्यूएशन कैसे होता है, हमने उसके बारे में बात की कि सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हो रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे एजेंसी सुपरवाइज़र का इवैल्यूएशन में, जैसे मैंने आपको बताया एजेंसी सुपरवाइज़र के भी कितने मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। और इस तरह से जो है आपका एकेडमिक काउंसलर के भी 30 मार्क्स होते हैं। ये सेम आपका फॉर्मेट रहता है। इस ढंग से एक्सटर्नल जो वाइवा होगा वो होगा 40 मार्क्स का। आपको डेट मिलेगी व्हेन यू सबमिट योर इंटर्नशिप थ्रू द लिंक। कंडक्शन ये सारा आपको ये कब कब इग्नोर करता है उसके बारे में है, इसमें नॉट डेट मच वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका फॉर्मेट है, मैं आपका फॉर्मेट आपको बताती हूँ। इनटेक इन्फॉर्मेशन ये कहने कैसे होते हैं। MSc का बहुत ज़्यादा रोल होता है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आपने
पढ़ा भी है कि क्या होता है असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, अपीयरेंस क्या है, इमोशनल मूड कैसा, उसका स्पीच टोन कैसी है, कैसा उसकी सारा बॉडी लैंग्वेज के बारे में, दिमाग में क्या चल रहा है, मूड कैसा है ना, वेदर वो ज़बरदस्ती लाया गया या अपनी मर्जी से आए, ये सब चीज़ें आप इसमें लिखते हैं। आपको ये इन्होंने बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को रिगार्ड हाउ टू राइट द केस स्टडी। सर आपका इग्नू का ही मैनुअल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप फिर भी कोई कमेंट होता है मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी केस स्टडी है मेन, कि आप केस स्टडी कैसे लिखते हैं। आपको बहुत इजी हो जाएगा उसके हिसाब से, जैसा मैं आपको बताऊंगी अभी। इन्होंने भी फॉर्मेट दिया, पर ये इतना बड़ा फॉर्मेट है कि मैं इसको घूम गई थी लिटरली। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी कि इनके फॉर्मेट के हिसाब से मैं कैसे लिखूं। ये सारे इन्होंने फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर फॉर्मेट लगा रखा है। ये कंसर्न लेटर जो आप एजेंसी सुपरवाइज़र से लेंगे, और ये जो है आपका रेफरेंस लेटर जो आप लेके जाएंगे वहाँ पर अपने एजेंसी सुपरवाइज़र को, इसकी कॉपी देंगे, या आपके 240 आवर्स का आपका इसका आगे प्रिंट लेंगे और उसको आगे आगे लिखते जाएंगे। हर केस के बारे में पूरा रिमार्क्स लिखेंगे। जब आप उससे केस को देखेंगे, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करेंगे, तब से लेकर उसको लेके उससे जब जितनी बात करेंगे सारा उसमें आएगा। ये एजेंसी सुपरवाइज़र का आ गया, ये इवैल्यूएशन का आ गया, ठीक है ना, एजेंसी सुपरवाइज़र का है, एकेडमिक काउंसलर का है। ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लगाना है अपने एजेंसी सुपरवाइज़र से। ये आपको सर्टिफिकेट आपको अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर अटैच करना है कि आपका जो काम है ये खुद का ओरिजिनल वर्क है। ये इंटर्नशिप रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। मैं भी आपको, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, रिम्यूनरेशन बिल से आपको कोई मतलब नहीं है। इसको बस मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट डिटेल केस स्टडीज एज पर इग्नू फॉर्मेट। इसको आप ध्यान से देखिए, डिटेल केस स्टडी फॉर्मेट। सबसे पहले क्लाइंट जो आपका केस आया है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग डाटा, उसकी हम डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है, उसकी सोशल डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उसको हम लिखेंगे, जिसमें क्या होगा, प्रोवाइड ए फैक्चुअल एंड कंसाइज प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, यूज सिडोनिम्स फेक नेम। हम कोशिश करो कि उसको कि है सिडोनिम्स का मतलब क्या होता है, आप उनका जो एक्चुअल, मान लो किसी का नाम राजेश है, कोशिश करो कि उसका राजेश की जगह हम उसको क्या करें, आप ए भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, या एक्स लिख दो। उसमें क्या होता है कि उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, उसका डाटा जो है हम कोई और उसको जब भी हम रिपोर्ट को जब लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली वो डाटा तो हम शेयर कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होता है हमारे को उसका हम एक कॉन्फिडेंशियलिटी को हमारे को मेंटेन रखना पड़ता है। तो इंक्लूड में हम, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन उसमें आइडेंटिफाइंग डाटा में हम क्या क्या डालते हैं, नेम, एज, जेंडर, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसका ऑक्यूपेशनल लेवल क्या है ना। अगर वो एम्प्लॉयड है तो आएगा, अनएम्प्लॉयड है तो आएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आएगा, कितना पढ़ा लिखा है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका रिलीजन क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आएगा, उसका लिविंग सिचुएशन क्या, फैमिली में रहता है, हॉस्टल में रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है, कई लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो भी है उसका वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, वो सब देना पड़ता है। फिर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बड़े अच्छे से देखो एग्जाम्पल देके समझाया, मिस्टर ए, जैसे हमने इसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया, इसलिए मैंने क्या लिखा है, मिस्टर ए। अब उसकी हमने एज लिखी है, एज का मतलब क्या है, कितने साल का है वो। फिर हम जेंडर करते हैं, मेल है, फीमेल है, क्या है वो। एजुकेशन आ गया, ऑक्यूपेशन हो गया, मैरिड, सिंगल है या मैरिड है। रिलीजन है, रिलीजन में हम क्या डालेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी वो है, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे लिविंग। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आप सोचेंगे मैडम क्या करें हम, तो उसमें है अगर वो लो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका मिडल है, जो भी है, या हाई वाला, कई बार बहुत रिच फैमिली वाले भी आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जो भी है, मिडिल इनकम ग्रुप है या लो इनकम है या लो या हाई वाला है, लिविंग वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, यंगर सिस्टर है या जिसमें भी रहता है वो, उस टाइप से आप उसमें दिखाएंगे। तो ये हमारा सिंपल अभी हमने क्या किया इनका, जिसमें हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन की है, जो हमारी ये सब चीज़ें कवर करेंगे, मिनिमम हमारी ये सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए मेरे केस में जो है सिर्फ 4th क्लास का 5th क्लास का बच्चा मुझे मिला, तो मैंने वो दिखाया कि उसकी एज कितनी है, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है, जेंडर्स का दिखाया, एजुकेशन लेवल में मैं दिखाया, स्टूडेंट है या क्लास 4 में पढ़ रहा है वो, है ना। तो उस टाइप से आपको जो भी आपको जैसा भी होता है आप उसके हिसाब से यहाँ पे फीड कर देंगे। फिर आता है रेफरल इंफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट। ये मैंने आपको इग्नू के फॉर्मेट के हिसाब से बताया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो हम उस चीज़ को हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि थोड़ा
ब्रीफ में करके आपको केस स्टडीज़ कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप ऑल सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है, सिर्फ आप जो 10 केसेस लेते हैं उस पर डिपेंड करते हैं आपने वो कैसे केस लिखे हैं। और हर केस को कम से कम आप जो है 4, 5, 6 पेज दीजिए, ताकि आपकी इंटर्नशिप की रिपोर्ट में दिखे कि आपने क्या काम किया। आप 240 आवर्स की बात कर रहे हैं तो काम जो है, क्योंकि आप वाइवा के टाइम पे जाते हैं तब भी जो आपके एग्जामिनर आएंगे दे आइडेंटिफाई, वो समझ जाते हैं कि काम आपका अपना है या ओरिजिनल है या कहीं ना कहीं से आपने लिया है। तो रेफरल में क्या आ जाएगा, आपने हु रेफर द क्लाइंट, किसने उसको रेफ़र किया, स्कूल काउंसलर ने किया, किसी पेरेंट के थ्रू आया, फ्रेंड के थ्रू आया, किसी डॉक्टर के थ्रू आया, वाई दे वर रेफर्ड, क्यों उनको रेफ़र किया, क्या कोई बिहेवियरल इशू है, उनको कोई इमोशनल इश्यूज़ हैं या क्या इशू है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, वो अपनी मर्जी से आया है या उसको ज़बरदस्ती भेजा गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वॉलंटरीली आया है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर इनवॉलंटरी आया है तो ऑब्वियसली ही विल हाइड सम इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैपिड बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, अपने साथ उसको एक्वेंटेड होना पड़ेगा, ताकि उसको लगे कि हाँ ये जो है सामने जो बैठा है ये सही है, गलत नहीं है, मेरा मिसयूज़ नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस, अपनी एक ट्रांसपेरेंसी, बहुत सब चीज़ें ज़रूरत होती है। उसको रिगार्ड देना जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है अपनी काउंसलिंग में या क्लिनिकल में, कि हमारे को कुछ भी हम पेशेंट से जब बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, हमारे को रैपिड बनानी बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल, द क्लाइंट वॉज रेफर्ड बाय साइकेट्रिस्ट फ्रॉम XYZ हॉस्पिटल फॉर काउंसलिंग ड्यू टू सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूडिंग सोशल विड्रॉल एंड रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। मान लीजिए एक क्लाइंट है, उसको है साइकेट्रिस्ट ने रेफ़र किया है किसी हॉस्पिटल, देखिए XYZ, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हॉस्पिटल है, वहाँ से वो किसी रेफरेंस कोई क्लाइंट है। एक तो जब भी हम लैंग्वेज होती है, हमें हमेशा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। क्लाइंट बोलना है, अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलर बोलना है, क्लिनिकल करें तो थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं आप। तो उसमें ड्यू टू सिम्टम, जैसे कि इसको डिप्रेशन का सिम्टम है, सोशल विड्रॉल है, क्यों, क्योंकि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन के केस के अंदर क्या उसको सोशल विड्रॉल होता है और उसका इंटरेस्ट जो है डेली एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हमेशा वो डिप्रेशन में ही रहता है। अब क्या प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम क्या, दिस सेक्शन शुड डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम एज शेयर्ड बाय द क्लाइंट इन देयर ओन वर्ड्स, या उसने जो अपने वर्ड्स में जो भी उसने कहा वर्ड्स उसको लिखना है जो उसकी प्रॉब्लम है, या हम उसको समराइज करके भी हम लिख सकते हैं। हाउ डज द क्लाइंट डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम, कैसे क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया। व्हाट फीलिंग्स बिहेवियर थॉट्स आर ट्रबल, कौन सी फीलिंग्स एंड बिहेवियर थॉट है उसको ट्रबल दे रहे हैं। इज़ देयर एनी अर्जेंसी और इमोशनल इंटेंसिटी, यस, उसमें ये भी दिखना है कि क्यों आया वो, इतना कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है, या आपको खुद भी देखना है जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो तो आपने करनी है, या उसको आप उसको देखकर भी आप उसको समराइज़ करके लिख सकते हैं जो उसने बताया अपने वर्ड्स के अंदर, कि कैसे कोई अर्जेंसी थी या कोई ऐसी क्या बात हो गई थी जिस कारण से उसको एकदम से यहाँ पे आना पड़ा, या जिस एजेंसी में आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, the client said, I feel tired all the time. I don't want to meet anyone and I can't concentrate on anything anymore. He reports sadness, guilt and difficulty sleeping for the past 3 months. हमारे क्लाइंट ने हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी। अब उसके बेस पे हम उसको, जब उसने ये कहा तो हमारे को अपनी उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम को इस ढंग से हम अपने वर्ड्स में भी अब लिख सकते हैं कि हाउ डज द क्लाइंट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। उसने क्या लिखा, क्या बोला उसने कि आई फील टायर्ड ऑल द टाइम, क्या उसका फील होते हैं, वट फीलिंग बिहेवियर थॉट आर ट्रबलिंग दैम, तो उसने क्या किया, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन, आई कांट कंसंट्रेट ऑन एनीवन मोर। ठीक है ना। अब हमने बोला कि कोई अर्जेंसी थी, इमोशनल इंटेंसिटी थी, उसने कहा कि सैडनेस थी, गिल्ट था, डिफिकल्टी स्लीपिंग फॉर द पास्ट 3 months। तो ये हमारी क्या होगी, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन द केस ऑफ केस स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन and was referred by the psychiatrist from XYZ hospital. Okay, now we'll come to the fourth step, history of presenting। हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड, प्रॉब्लम कब शुरू हुई, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है जिसने उसको वर्स किया, किस कारण से उसकी जो कंडीशन है और भी वर्सन होती चलेगी।
प्रीवियसली हेल्प सॉट थेरापी मेडिकल, कुछ ना कोई पहले कोई थेरापी तो नहीं ली, कोई मेडिसिन तो नहीं ली, तो इस बात को भी इसको हमें यहाँ पे देना है क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं। आपके एग्जाम्पल, द इशू स्टार्टेड आफ्टर द क्लाइंट लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द कोविड-19। क्यों उसको डिप्रेशन हुआ? जब उसके कोविड-19 में क्या हुआ, जॉब चली गई। इनिशियली ही थॉट ही वुड रिकवर, शुरू में जब उसकी जॉब गई तो उसको लगा कि हाँ मैं रिकवर कर जाऊंगा, बट हिज मोटिवेशन ड्रॉप एंड ही बिगन आइसोलेटिंग हिमसेल्फ, नो प्रीवियस काउंसलिंग टेकन। ओके, अब हमारे पास क्या है, उसकी हिस्ट्री आई। कोविड के दिनों में उसकी जो है जॉब चली गई थी, लेकिन उसको लगा था शायद मैं को कहीं और जॉब मिल जाएगी या वही मुझे लगा लेंगे, बट उसकी मोटिवेशन क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, क्योंकि वो आइसोलेटेड ही रहा, जिस कारण से क्या हो गया, उसकी जो है हालत बिगड़ती चली गई। और इसके रिगार्डिंग वो पहली बार यहाँ पे आया, कहीं पे भी उसने पहले काउंसलिंग नहीं ली। तो हमारे पास ये पूरी हिस्ट्री आ गई, जिसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 1 पेज शुड बी देयर, 1 पेज, और जो है 3/4 पेज शुड बी देयर, जिसमें आप पूरा उसका डिटेल लिखेंगे हिस्ट्री का। फिर आता है फैमिली बैकग्राउंड का, कहाँ से वो बिलोंग करता है, पूरा उसके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पहले फैमिली मेम्बर्स को डिस्क्राइब करेंगे, उसका रिलेशनशिप क्या है, किसके साथ वो आया है, फैमिली डायनामिक्स, फैमिली के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि पेरेंट ने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दी हो, पेरेंट उसको इग्नोर करते हों, ज़्यादा भाई बहन हो, जो भी है आप पूरा डिटेल लेंगे। एनी फैमिली मेंटल हिस्ट्री, के फैमिली में किसी और को भी ये प्रॉब्लम हुई है, सपोर्ट सिस्टम क्या है उसका, अब आज की डेट में जैसे उसके पास नौकरी तो है नहीं, तो कौन है उसको जो सपोर्ट कर रहा है, कौन उसके हेल्प कर रहा है, ये सारा आप उसमें मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, सेम इस एग्जाम्पल से आप ताकि समझ सकें इस चीज़ को। एग्जाम्पल, क्लाइंट्स फादर इज एन एल्कोहलिक एंड ऑफन वर्बली अब्यूसिव, जो क्लाइंट का फादर एल्कोहलिक है और ऑफन वर्बली अब्यूसिव है। मदर भी क्या उसकी ओवर प्रोटेक्टिव है। तो क्लाइंट शेयर द क्लोज बॉन्ड विद हिज यंगर सिस्टर बट फील्स अनसपोर्टेड बाय हिज फादर। ये हमारे पास कहाँ से आ गया, ये डाटा कि उसका फैमिली मेम्बर के साथ क्या रिलेशन है, फैमिली के डायनामिक्स क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल उसका कैसा है, उनका फैमिली की कोई मेंटल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे कहा गया ना कि एल्कोहलिक है, वर्बली अब्यूसिव है। सपोर्ट सिस्टम क्या है कि मदर क्या है, फैमिली क्या, पेरेंटिंग स्टाइल में क्या करोगे, ओवर प्रोटेक्टिव है ना। फैमिली जो है उसमें क्या है कि अपनी छोटी बहन के साथ उसका ज़्यादा वो है, क्योंकि उसका फादर क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम में क्या है कि यंगर सिस्टर उसकी सपोर्टिव है, बिकॉज ऑफ द फादर जो है ही इज़ अनसपोर्टिव। ओके, देन कम टू एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, स्कूल एंड कॉलेज की परफॉर्मेंस क्या है, पीयर के रिलेशन कैसे हैं स्कूल, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, वीकनेसेस क्या है एकेडमिक्स में, वर्क हिस्ट्री क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। एग्जाम्पल, द क्लाइंट वॉज एन अबव एवरेज स्टूडेंट अंटिल ग्रेजुएशन। देखिए उसकी हिस्ट्री में क्या आगे, स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था अंटिल ग्रेजुएशन, ही ड्रॉप्ड आउट ड्यूरिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज ड्यू टू, अब स्ट्रेस के कारण उसने क्या किया, वो छोड़ दी स्टडीज। ही बट ब्रीफली इन एन एनजीओ, अब एनजीओ में काम करता था, बट वॉज लेड ऑफ विच अफेक्टेड हिज सेल्फ एस्टीम। जॉब ने भी पढ़ा कि कोविड-19 में ऐसे ऐसे हो गया था उसके साथ, जिस कारण से उसको जो है पहले पढ़ भी रहा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ को बीच में ही छोड़ दिया ड्यू टू स्ट्रेस। ये हमारे को क्या आ गई, इसकी एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हो गई कि स्कूल एंड कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी थी, उसकी पीयर रिलेशन कैसे थे, उसके फ्रेंड्स के साथ उसके कैसे रिलेशन थे, स्ट्रेंथ क्या थे, वीकनेसेस क्या थी, हम सारा मालूम करेंगे उससे जब बातचीत करेंगे वर्क हिस्ट्री के बारे में, जॉब सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट्स और चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड इमोशनल स्टेटस। ये क्या हमारा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर सब आ जाएगा। ये जनरल हेल्थ देखनी है, कोई सा क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, स्लीप है, एपेटाइट इशू तो नहीं है, इमोशनल क्या एंग्जाइटी है, सैडनेस है, एंगर, ये सारा आपका जो है आप इसमें एक हेडिंग डालेंगे मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसमें आप ये सब चीज़ें इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसका एनर्जी लेवल क्या है, साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स क्या है, द क्लाइंट कंप्लेंट तो हेडेक्स की बात करते हैं, बैक पेन की बात करते हैं, डिस्टर्ब स्लीप की बात है, इमोशनली ही रिपोर्ट्स फीलिंग लो, इरिटेबल एंड होपलेस अबाउट द फ्यूचर। असेसमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, पर्पस क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। कहने का मतलब कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन को थोड़ा और इलाबरेट करेंगे जब हम इनकी सारी एजुकेशन, यहाँ तक हम जब सारे पॉइंट इनके ले लेंगे, कहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जिसमें हम सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की हम बात करते हैं, पूरा रेफरल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, करेंट उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम हम उसकी ले लेंगे, हिस्ट्री और प्रेजेंटिंग उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेंगे हम, फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड हम ले लेंगे, सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली मेम्बर के साथ अपने
ऑक्यूपेशनल जो लोग हैं उसके फ्रेंड्स के साथ उसके क्या रिलेशन है, वो सब होने के बाद हम जो है ये पूरी हिस्ट्री को इकट्ठा करके हम यहाँ पे इसको हेडिंग देंगे मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे फिजिकल इमोशनल स्टेटस भी कर सकते हैं। एमएससी करते हैं, मान लीजिए मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, उसका मूड कैसा है, ठीक है। अब उसका थॉट प्रोसेस क्या, आपके दिमाग में कई बार क्या होता है, आपसे बात तो कर रहा है क्लाइंट, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, कोई दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो सब चीज़ों का आपको देखना है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कि वो अच्छे प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके आया है या ऐसे ही उठ के आ गया, बाथरूम स्लीपर चप्पल पहन के आया है या अच्छे से मेंटेन है, शूज़ पहन के आया, उसके एनर्जी लेवल कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका इमोशनल पैटर्न कैसा। कई बार कोई रोना शुरू कर देते हैं, कोई अपनी बात को बताते कितना इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग है, आई टू आई कांटेक्ट उसका कैसा है, जब आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आपसे किस ढंग से बात कर रहा है, आपसे आई टू आई कांटेक्ट उसका है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। उसका एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी लेवल कितना है, वो कितना अपनी बात को आपसे शेयर कर पा रहा है, ठीक है, कितना उसकी जो है एंग्जाइटी है, कितना वो सैड है। उस मूड में जब आप मूड करते हैं तो मूड कैसा उसका, सैड है या हैप्पी मूड है, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना हाइपर है वो, कितना नॉर्मल है ना। ये सब चीज़ें हम उसके, कई बार क्या होता है कि अगर जो क्लाइंट है एक्चुअल में भी उसको कई बार कंप्लेंट करता है, वो हेडेक्स है, बैक पेन हो रहा है, डिस्टर्ब स्लीप है, इमोशनली ही रिपोर्ट जैसे कहता है कि मेरे को काफ़ी मैं लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, इरिटेबल है, होपलेस है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें कॉमन है। वैसे जब क्लाइंट आपके पास आता है तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी होती हैं व्हेन यू टॉक विद द क्लाइंट। फिर असेसमेंट टूल आपको लास्ट में रिपोर्ट में क्या लिखना है, इफ़ यू यूज़ एनी टूल, अगर कोई टूल यूज़ करते हैं तब, अगर आप कोई टूल नहीं यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर कोई टूल यूज़ करते हैं तो आपको उस टूल का नाम लिखना है, पर्पस क्या है। जैसे अब जो हमने डिप्रेशन की बात की तो मैंने बैक डिप्रेशन इवेंटी2 BDI2 वाज मैंने एडमिनिस्टर किया था, तो उसमें जो स्कोर आया था 28 विच फॉल्स इन द मॉडरेट डिप्रेशन। अगर कोई टूल यूज़ किया तब आप उसके बारे में लिखेंगे। कई बार मैंने कुछ स्टडीज़ के अंदर मैंने कोई भी टूल यूज़ नहीं किया था तो मैंने उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि कैसे हमने किया। फिर है काउंसलिंग का गोल क्या है, कि स्पेसिफाई क्या होता है, क्लियर है, अचीवेबल गोल्स की हम बात कर रहे हैं, इमीडिएट है, लॉन्ग टर्म, हम ये देना चाहिए कि जो हमारे गोल क्या है, इमीडिएट है, लॉन्ग टर्म है, डिसाइडेड इन कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब कि इम्प्रूव स्लीप एंड डेली फंक्शनिंग। हमने पहले ये जब क्लाइंट से हम बात करते हैं तो हमारे को गोल सेट करने हैं कि इमीडिएट उसको क्या चाहिए, कि उसको स्लीप अच्छी आ जाए और उसको डेली फंक्शनिंग में वो नॉर्मल होता चला जाए। लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है, रीबिल्ड क्या करे, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर फॉर जॉब सर्च। लॉन्ग टर्म गोल में क्या है, उसको फिर से जो है जॉब मिल जाए और उसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। अब हम इंटरवेंशन प्लान की बात करते हैं, टेक्निक्स हम कौन सी यूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम कोई यूज़ करते हैं टेक्निक तो हम यूज़ करेंगे ना, भले ही हम कोई टूल यूज़ ना करें, लेकिन हमारे को टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जिसमें उसके कॉग्निशन को भी ठीक करना है, उसके इरेशनल जो थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसके अंदर, है ना, उसको भी हमने ओवरकम कराना है। इसके अलावा उसको पर्सन सेंटर्ड की भी हमने बात करनी है, कि उसको अनड्यू रिस्पेक्ट देना है, उसको खूब रिगार्ड देना है, उसको उसके साथ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, उसके साथ एक रैपिड बिल्ड करनी है, ताकि वो हमारे साथ ईजीली हमसे अपनी बात को शेयर कर सके। टेक्निक्स जैसे एक्टिव लिसनर है, जर्नल है, जो कह रहा है उसका ब्रीफिंग करना है कि आप यही कहना चाहते हैं ना। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, इसकी इरेशनल थिंकिंग है, ग्रुप थिंकिंग है ना, नेगेटिव थिंकिंग को उसको हमने क्या करना है, उसको ठीक करके उसको अच्छी तरफ लेके जाना है, पॉजिटिव की तरफ उसको लेके जाना है, ठीक है, ताकि उसके बिहेवियर में भी ऐसी उसकी कॉग्निशन को ठीक नहीं करना, उसके मेल एडेप्टिव बिहेवियर जो है उसको भी ठीक करना, उसके अंदर अपनी नेगेटिविटी से उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। एग्जाम्पल, यूज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टू हेल्प आइडेंटिफाई and reframe negative thought patterns. Also use deep breathing exercise for relaxation and journaling as a self reflection tool. उसको बताना है, उसको पैराफ्रेजिंग भी करनी है उसको, ताकि वो जो भी कर रहा है उसको खुद को भी लगे कि हाँ वो जिस पर्पस से आया था वो पर्पस पूरा होता है या नहीं हुआ।
ठीक है। अब है सेशन वाइज समरी हमारे को बनानी है। हाईली रिकमेंडेड, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने जो दिया है हम 240 आवर्स की बात करें, केस हर केस की बात करें तो लिस्ट ई सेशन ब्रीफली। टॉपिक्स आपने कौन सा डिस्कस किए, लिस्ट कॉमन है, क्लाइंट का मूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, कौन सी इंटरवेंशन आपने यूज़ की हैं, एनी ब्रेक थ्रूज और सेटबैक्स। एग्जाम्पल 1, जैसे आपने सेशन 1 में, क्योंकि आप जब उसका हर पेशेंट का, हर क्लाइंट का जब आप एक टेबल बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया स्टार्टिंग में, ये इग्नू के ही मैनुअल में दिया हुआ है आपको। तो पहले सेशन 1 में जैसे आपने क्या किया, रैपिड बिल्डिंग कर दी, क्लाइंट क्या था, हेजिटेंट था, फोकस्ड ऑन एम्पैथेटिक लिसनिंग, आप उसमें रिमार्क्स में लिखेंगे सेशन 1 में मैंने ऐसे किया। आप इसको सेशन 2 भी कर सकते हैं। सेशन 1 में आपने रैपिड बिल्डिंग की, सेशन 2 में आपने क्या किया, उसके साथ क्या किया, एम्पैथेटिक उसकी लिसनिंग की, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आप इंक्रीज कर सकें। सेशन 2, एक्सप्लोर जॉब लॉस इम्पैक्ट, उसको हमने एक्सप्लोर किया कि जॉब लॉस है उसका क्या है, किस कारण से इतना परेशान है वो, और इंट्रोड्यूस मूड ट्रैकिंग, उसका मूड को हमने ट्रैक किया कि कितना उसका मूड है, सैड मूड है, हैप्पी है, या कितना वो हमारे साथ कॉपरेट करने को तैयार भी है कि नहीं। सेशन 3, आइडेंटिफाइड नेगेटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमने आइडेंटिफाई किया। स्टार्टेड कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग कंटिन्यू फॉर ई सेशन। ये तो मैंने आपको 3 सेशन में दिखाया, आप इन 3 सेशन के 6 सेशन 8 सेशन भी बना सकते हो। इस ढंग से आप देखेंगे सेशन जो है 1, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इसको 1 को भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे रैपिड बिल्डिंग हुई, व्हेन द क्लाइंट वाज हेजिटेंट, फिर सेकंड डे फिर रैपिड बिल्डिंग हुई, थर्ड डे फिर आपने एम्पैथेटिक लिसनिंग की, यूँ करते करते आते हैं एक एक क्लाइंट की आपको मान लीजिए 10 सेशन है, आपको इस टाइप से बनाने हैं। तो इस ढंग से आपको क्या है, सेशन वाइज समरी बनानी है ऑफ द ऑल केसेस। इस टाइप से आपका ये क्या आ गया, सेशन वाइज। फिर टर्मिनेशन एंड आउटकम, हाउ मैनी सेशन फॉर डन, कितने सेशन किए आपको, टर्मिनेशन। फिर वॉज काउंसलिंग टर्मिनेट अर्ली और कम्प्लीटेड, पूरी जो काउंसलिंग होने के बाद में उसको टर्मिनेट किया या पहले ही करना पड़ गया क्योंकि क्लाइंट वाज नॉट विलिंग टू कोऑपरेट। क्लाइंट की कंडीशन क्या आती है एट द एंड, समरी ऑफ चेंजेस, और आपने लास्ट में क्या चेंजेस देखे उनकी समरी आपको बनानी है। एग्जाम्पल, आफ्टर 6 सेशन द क्लाइंट रिपोर्टेड बेटर स्लीप एंड री एंगेज विद जॉब एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे अर्ली इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि जो है 6 सेशन में ही हमने क्या नोट किया कि रिपोर्टेड कि क्लाइंट जो है उसको बेटर स्लीप आ रही थी और वो री एंगेज विद जॉब एप्लीकेशन, अगेन उसको जॉब भी मिल गई थी, इमोशनल स्टेट भी उसकी इंप्रूव हो गई। काउंसलिंग वाज म्यूचुअली टर्मिनेटेड विद ए प्लान फॉर फॉलो। ये देखिए, इसलिए हमने क्या किया, हमने कितने सेशन दिए, मान लो यहाँ पे 6 दिए, ठीक है। टर्मिनेट अर्ली हो गई, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो गया, हमने क्या देखा, उसमें बेटर स्लीप उसकी हो गई थी और री एंगेज विद जॉब, उसको जॉब भी मिल गई थी और वो हैप्पी था, ठीक है। उसकी इमोशनल स्टेट भी बेटर हो गई थी। क्लाइंट की कंडीशन क्या आती है एट द एंड की, कौन क्या था, उसकी इमोशनल स्टेट वाज इम्प्रूव्ड एंड ही गॉट द जॉब एंड ही फेल्ट गुड स्लीप नाउ, ठीक है। समरी ऑफ चेंज ऑब्जर्व में हमने क्या देखा कि इसमें ये जो हम चाहते थे, हमने उसमें जो जो हमने उसके साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, हमने क्लाइंट सेंटर थेरेपी की, है ना, उस सब के बाद हमने क्या देखा कि उसकी जो है दोनों तरफ से जो है हम सेटिस्फाई थे, है ना। तो इसलिए जो हमारी जो म्यूचुअली टर्मिनेटेड होगी विद ए प्लान टू फॉलो अप में हमने क्या किया, इफ़ एप्लीकेबल, किसी किसी पेशेंट के केस में, किसी किसी क्लाइंट के केस में हमारे को फॉलोअप की भी जरूरत पड़ती है। इफ़ यू चेक ऑन द क्लाइंट आफ्टर इंटरमेंशन मेंशन, अगर आप इसके बाद फॉलोअप के बाद हम कहते हैं फॉलोअप की हमारे को जरूरत है। इफ़ यू चेक आउट ऑन द क्लाइंट आफ्टर टर्मिनेशन मेंशन टाइम गैप, कितना वाला सेशन में, उसकी करंट स्टेट क्या है, क्या उसको फर्दर इंटरवेंशन की जरूरत तो नहीं है। तो ये क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि आपको फॉलोअप के अंदर अगर फॉलोअप की उसको जरूरत पड़ती है तो बेसिकली क्या होता है, हम टर्मिनेशन पहले कर देते हैं, पर किसी किसी केस में हमारे को फॉलोअप की भी जरूरत पड़ती है। और फॉलोअप में कम से कम 3 महीने का 6 महीने का गैप होना ही चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन फॉर वाइवा कि टर्मिनेशन पहले होता है या फॉलो अप पहले होता है। एंड यू विल से दैट आफ्टर द सक्सेसफुल, ठीक है, आउटकम, तो क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, काउंसलिंग इज टर्मिनेटेड या थेरेपी इज टर्मिनेटेड, बट इफ इन सम केसेस इफ द काउंसलर और थेरेपिस्ट notices
that there is need for follow up, then he or she invites the client या उसको सजेस्ट करता है फॉर फॉलोअप के लिए। तो उस केस में फिर हम उसकी भी रिपोर्ट को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइम गैप कितना था लास्ट सेशन में, क्लाइंट की इस समय कंडीशन कैसी है, उसकी क्या मेंटल स्टेट है, क्या फिजिकल स्टेट है, या उसको फर्दर आगे इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। तो आपने देखा इस तरह से हमारे को ये करना है, आपको हर केस के बारे में ऐसे पूरा डिटेल में बनाना है। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन राइट द कंप्लीट डिटेल्ड केस स्टडी। ये आपको हमने भी एक केस का बताया, आप देखेंगे मैंने अभी आपको सिंपल बहुत शॉर्ट करके बताया, तब भी आप देखें मेरे ही यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 4.5 पेजेस तो मेरे ही एक केस में हो गए। जबकि अगर आप इसको जब अच्छे से डिटेल में लिखते हैं देन मुझे लगता है ये 6 पेजेस तक ये आराम से जाता है, जब इसको डाटा को उसमें ठीक से फिलअप किया जाता है। तो इसलिए मैं कहते कि जैसे आप देखेंगे मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर MPCE 025 या 15 में भी कर लीजिए, सेम होता है, बस आपको थोड़ा लैंग्वेज को वो करना पड़ता है, क्लाइंट इज सेम, ठीक है। बट आपको व्हेन यू टॉक अबाउट द थेरेपी MPCE 015, यू व्हेन टॉक अबाउट द क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड यू यूज द टर्म ऑफ क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, एंड when you talk about the counseling psychology MPCE 025, then you use the term of client and counselor. So if you see, I have already made the videos, uploaded the videos on how to make internship file with the complete detail वीडियोस देयर, जहाँ पे आपको मैंने आपको पूरा बताया। इसके अलावा ये जो 2 वीडियोस हैं, एक में मैंने आपको फुल प्रोसीजर शेयर किया कि कैसे आप जब फाइल को बनाते हैं तो क्या उसका पूरा प्रोसीजर रहता है, आपको वो फॉलो करना है, ताकि आपको, अगर आप मेरी ये वीडियोस को फॉलो करेंगे, आपको 100% ये आई एम डैम श्योर कि आपको जो है 100 में से 90% से ऊपर नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आप, क्योंकि कई स्टूडेंट ने लिखा मैडम हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि हम केस स्टडी, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में वो पेजेस दिए हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, वो हमें कंफ्यूजिंग है, कोई पेज आगे है कोई पीछे है। देन इसलिए मैंने सोचा कि और आपको, कि इसको मैंने कहीं भी वीडियो को ब्लर नहीं किया है, आपको मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया ताकि कहीं पर भी प्लेजरिज्म की भी बात ना आए। तो इसमें आप डिटेल केस स्टडी फॉर्मेट में आपको बताया, इस ढंग से इस फॉर्मेट का फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो इग्नू का जो मॉड्यूल है, मैनुअल है, जो उन्होंने कहा है कि रेफरेंस लेटर है, कंसेंट लेटर है, वर्किंग आवर्स का जो आप काम करेंगे वो है, उसके प्रिंट लेते जाइए, सॉफ्ट कॉपी है तो उसमें ऐड ऑन करते जाइए, है ना। इसके अलावा आपका जो है इवोल्यूशन का जो है बाय एजेंसी सुपरवाइजर जो है मार्क्स वो दिए जाएंगे। आपका एकेडमिक काउंसलर है उनका भी फॉर्मेट है। वाइवा का फॉर्मेट से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको वाइवा के एग्जामिनर होंगे वही देंगे। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट है, ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट है कि ये काम आपने खुद किया, ये सब जो है मैटर करते हैं। आप इनकी चाहे सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट लेके आप वो लगा दीजिए, ओरिजिनल चाहे ना लगेगा आपको। वैसे ओरिजिनल हम ही के पास रहता है, मेरे पास स्टिल आई एम हैविंग माई ओरिजिनल, क्योंकि बिकॉज आई हैड अटैच्ड फोटो कॉपी ऑफ दैट कंसेंट लेटर एंड रेफरेंस लेटर। बट एनीवे अगर आपको ओरिजिनल भी वहाँ पे आपको एजेंसी में भी देना पड़ता है, देन यू टेक विथ यू योर फोटो कॉपी ऑल्सो। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि आपको बहुत इजीली हो जाता है आपको इंटर्नशिप के फॉर्मेट को फॉलो करना। फिर भी आपको यहाँ पे देखिए इस फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है, रिम्यूनरेशन बिल से कोई मतलब नहीं है। आपको जो है यहाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट, ये आपसे कई बार मांगते भी हैं एट द टाइम ऑफ वाइवा, एडिशनल एक कॉपी मांगते हैं। तो आप इसकी ज़्यादा कॉपी करवा के रखिए, क्योंकि इसमें आपका ओरिजिनल काम है, इसमें आपको एजेंसी सुपरवाइजर यह सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने जो काम किया है खुद किया है। यहाँ पे जो है आपको जैसे मैंने बताया इस फॉर्म से भी आपको कोई मतलब नहीं है, वाइवा का फॉर्म है, आपको एग्जामिनर अपने आप देंगे ये। तो इस टाइप से आप जैसे आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको 30 में से मार्क्स दिए जाएंगे फ्रॉम योर एकेडमिक काउंसलर। यहाँ पे आपको दे देंगे एजेंसी सुपरवाइजर से मार्क्स, और ये आपका 240 आवर्स का पूरा रिकॉर्ड है हर केस का। मैंने हर केस के इस तरह से केसेस के मैंने जो है 10 केस थे तो मैं 10 प्रिंट ले लिए थे, उनको अटैच किया था। इस टाइप से आप देख रहे हैं ये कंसेंट लेटर एजेंसी वाले का ये फॉर्मेट है फॉर रेफरेंस लेटर, जो आपको इग्नू के लोग देंगे, आपके एकेडमिक काउंसलर देंगे, ठीक है। हर सैटरडे को इग्नू RCC में मैडम आती हैं, वहाँ पे मेरे टाइम पे मैडम आते थे एक, लेकिन कोई भी अवेलेबल रहता है, ये आप उसको ये दिखाएंगे तो आपको वहाँ पे वो स्टैंप लगा के साइन करके दे देंगे, यू कैन शो दैट दिस रेफरेंस लेटर टू योर एजेंसी सुपरवाइज़र। तो इस टाइप से जैसे आप देख रहे हैं कि ये है आपका पूरा डिटेल, ये आपको मैंने इग्नू के फॉर्मेट के हिसाब से ही बना के दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
तो इस टाइप से आपने जब आप ऐसे करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपको मेरे आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, खुल के सामने आइए। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा आप उस कमेंट बॉक्स के ऊपर आपको हेल्प करूँगी। बट देयर इज़ ऑलवेज ए क्वेश्चन ऑफ प्लेजरिज्म, सो प्लीज़ डोंट आस्क मी टू शेयर दी माई फुल फाइल ऑन हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल एज ओरिजिनल। मैं आपको हर ढंग से आपको कहाँ से करनी है मैं उसमें भी आपको हेल्प कर दूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने जहाँ से की थी वो वेरी गुड रिहेबिलिटेशन सेंटर, NGOs हैं, ओल्ड एज होम है, आप वहाँ पे बात कीजिए। आप हर कोई आपको कॉपरेट करता है, आपको एक जगह कोई मना करेगा तो सेकंड जगह हर जगह हाँ हो जाती है। कोई आपके काम को सब अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी आपको कोई इंटर्नशिप फाइल से लेकर, कोई प्रोजेक्ट फाइल से लेकर, असाइनमेंट कैसे लिखनी है, कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में लेके आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। यही हमारी कोशिश रहती है कि आपसे हम कोई चार्जेस ना लें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप लोगों से एक ही हेल्प चाहते हैं कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रोपिगेट कीजिए। इस चैनल को आप वाइड जितना हो सके इसको बढ़ाइए ताकि लोगों को इस चैनल से हेल्प मिले। आज जब आपके कमेंट्स आते हैं, ऐसा करने से हमारे को भी बहुत हेल्प मिलती है, हमारे को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत है, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम UGC का सिलेबस भी अपलोड कर रहे हैं, 11th-12th का भी कर रहे हैं, सारे हमने MAPC के फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी हमने सेपरेट प्ले लिस्ट बनाई है आपकी। हर ढंग से हम कुछ चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ना ही हम लेंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और हम आपके लिए इस तरह से साइकोलॉजी का सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम इसमें इकोनॉमिक्स का भी अपलोड करना शुरू करेंगे, CBSE बोर्ड के हिसाब से भी, IB बोर्ड के हिसाब से भी, ICSE के भी। तो हम आपसे हेल्प चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उसको आगे बढ़ाइए, इसके व्यू बढ़ाइए ताकि जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू वन एंड ऑल।